नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम आर्य संस्कृति से रिलेटेड वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको ऋग्वैदिक काल के विषय में बता दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आज उत्तर वैदिक काल, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीडीएफ पर आ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, इसका पीरियड है 1000 से 600 BC, यानी कि ऋग वैदिक काल का पीरियड था। संपूर्ण वैदिक काल की बात करें हम तो 1500 से 600 BC था, जिसमें हमने ऋग वैदिक काल का पीरियड देखा था 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल का पीरियड हम देख रहे हैं 1000 से 600 BC। तो फर्स्ट यहाँ हमने मेंशन किया है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ, यानी कि जो आर्य लोग थे वो पूर्व की ओर अपनी संस्कृति को विस्तारित किए। ठीक है। सेकंड है, उत्तर वैदिक काल में जब कबीले अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब इन्हें जन या जनपद कहा गया, यानी कि जब कबीले अस्थायी रूप से बसना शुरू किए तो इन्होंने जनपदों का निर्माण किया। ठीक है। आगे है, भरत एवं पूर्व कबीले आपस में मिलकर कुरुराज तथा कृवि एवं तुर्वस मिलकर पांचाल राज का निर्माण किए, यानी कि कुछ कबीले थे जो आपस में मिल गए और एक राज्य का निर्माण किए, जिन्होंने पर्टिकुलर एक नाम दिया इसका, कुरुराज और पांचाल राज। तो आप इसे समझ सकते हैं इस प्रकार। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में। अगले है, राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि जो शासन सत्ता थी वो वंशानुगत थी, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। तो इसकी जो शासन की प्रणाली थी वो वंशानुगत थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक दो परिषदें होती थी, यानी कि राजा की मदद के लिए सभा और समिति नामक दो परिषदें होती थी, जो उनको सलाह देती थी उनके कामकाज में, जिन्हें अथर्ववेद में, यानी कि वेद का पार्ट है अथर्ववेद में, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है अथर्ववेद में। तो आप देख सकते हैं इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था राजा के लिए। आगे देखते हैं इसी क्रम में हम, राजा का शासन जन के लोगों से प्राप्त उपहार यानी बलि से चलता था, यानी कि जो राजा का राजकाज था वो लोगों से प्राप्त उपहार जो कि बलि के रूप में दिया जाता था, उनसे राजा का राजकाज चलता था। ठीक है। अब हम इसके कुछ धार्मिक जीवन पर नज़र डालते हैं, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का इनका धार्मिक जीवन था उत्तर वैदिक काल के लोगों का। लिखा है यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में धर्म एवं जीवन बहुत ही उच्च कोटि का था, यानी कि इसमें धर्म और उससे रिलेटेड जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार भी किए जाते थे, जैसे कि है सेकंड, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात बताई गई है जो निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की बात की गई है जो कि 16 हैं, जो इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण या इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और लास्ट में है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। तो इसकी हम व्याख्या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पर आपको संस्कारों के नाम से एक वीडियो बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। हमने उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, ऑडियो आर्टिकल के रूप में है वो, तो आप उसे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में तो कृषि की महत्ता बढ़ी थी, उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में भी कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। इसमें लोग खेती करते थे, उसके साथ साथ पशुपालन भी करते थे। आगे लिखा है यहाँ पर, आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता में यदि नज़र डालें तो उसमें हमने देखा था कि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, सिर्फ कांसे का ही आविष्कार हुआ था। परंतु हम वैदिक पीरियड में आते हैं तो लोहे का आविष्कार हो चुका था, यानी कि आर्य लोग लोहे से बने अस्त्रों शस्त्रों का भी इस्तेमाल किया करते थे और अपने कृषि कार्य में भी लोहे का इस्तेमाल करते थे। आगे है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी कि जो गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। तो आप इसे याद कर सकते हैं इस प्रकार। आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने यहाँ मेंशन किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। फर्स्ट है यहाँ पर, वे लोग जो कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया करते थे, मतलब कि जो आर्य लोग थे ये कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय या रथ दौड़, ये सब कुछ अनुष्ठान थे जो आर्य लोग बेसिकली किया करते थे।
तो आप इसे याद रखिएगा। सेकंड है, उत्तर वैदिक काल में जनता को विष कहा गया है, यानी कि जो आम जनता थी या जिस पर राजा शासन करता था उसे विष कह के पुकारा जाता था। थर्ड है, वैदिक काल में शूद्रों और महिलाओं को जनेऊ और वेद पाठ करना वर्जित था, यानी कि यदि हम वैदिक पीरियड में बात करें तो जो शूद्र थे, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्णाश्रम की व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो इसमें जो शूद्र थे और उनके साथ साथ जो महिलाएं थी उनको जनेऊ और उसके साथ साथ वेद पाठ करना मना था, यानी कि वर्जित था। वो जनेऊ और वेद पाठ नहीं कर सकते थे, जनेऊ नहीं धारण कर सकते थे, उसके साथ साथ वेद पाठ भी नहीं कर सकते थे। परंतु राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। तो आप देख सकते हैं कि राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उसमें शूद्र हिस्सा लेते थे। ठीक, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है, कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध युद्ध महाभारत इस काल में ही हुए, यानी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में ही संपन्न हुआ था, यानी कि 1000 से 600 BC के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, आपको पता ही होगा। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के लोग देवताओं की उपासना किया करते थे, यानी कि जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में चर्चा किया था कि ये लोग देवताओं की उपासना करते थे, जैसे इंद्र वगैरह हो गए जो प्रमुख देवता थे उनके, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी लोग जो थे देवताओं की उपासना किया करते थे। उनमें इंद्र और सोम देवता आदि ऐसे कुछ देवता थे जिनकी लोग उपासना किया करते थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। हमने वैदिक पीरियड को कवर कर लिया है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर लिया है। यदि आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो शायद ही एग्ज़ाम में आप इससे क्वेश्चन या इससे आए हुए क्वेश्चन आपसे छोड़ पाएँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।